गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन हमने पढ़ लिया था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन का मतलब, जिस प्रकार से हमने क्वथनांक उन्नयन में लिखा था कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। तो अपने को दोनों का वाष्प दाब इक्वल करने के लिए, दोनों का वाष्प दाब इक्वल करने के लिए कि विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब इक्वल करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, हिमांक पॉइंट तक क्या करते हैं, लेकर आते हैं। यानी कि क्या करना पड़ेगा, अपने को ठंडा करना पड़ेगा। और जब हम विलयन को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो विलयन के अंदर उपस्थित जो अवाष्पशील विलय है वो भी क्या हो जाता है, जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से उसके हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कमी। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। एक बार फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। और इन दोनों का वाष्प दाब अपने को क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, विलयन को ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। और जब विलयन को हम ठंडा करेंगे तो विलयन के अंदर विलायक और विलय दोनों हैं, जिसकी वजह से विलय भी क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से इसके हिमांक में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब T नोड F है, उसमें हमने लिखा था T नोड B। B का मतलब था बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पर F का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो T नोड F है तथा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब TF है, विलयन का वाष्प दाब TF है। तो हिमांक अवनमन बराबर, हिमांक अवनमन जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, TF नोड माइनस TF नोड माइनस TF। तो TF माइनस T नोड F अपने पास क्या आ जाएगा, हिमांक अवनमन आ जाएगा। और तनु विलयन के लिए हिमांक अवनमन जो होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलय की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे हम, तनु विलयन के लिए हिमांक अवनमन, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए हिमांक अवनमन उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित विलय की मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो अपने पास आ जाएगा डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई M। ये अपनी M है, ये क्या है, मोललता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो डेल TF इक्वल्स टू KFM, KFM, ये M अपनी मोललता है। KF को हम क्या कहेंगे, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट। वहाँ पर हमने लिखा था KB का क्या मतलब क्या था, मोलल बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक
उन्नयन स्थिरांक कांस्टेंट, वहाँ पर उसकी यूनिट हमने जो लिखी थी हमने सेम टू सेम इसी की भी यही यूनिट होगी। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स की इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। यहाँ से हम एम मोललता, मोललता को हम कैसे लिखते हैं, मोललता बराबर लिखते हैं, यानी कि m इक्वल्स टू हम लिखते हैं WB, यानी कि विलय का भार बटे विलय का अणु भार मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1000 तो हम लेंगे कब, जब ग्राम में लिखेंगे, और किलोग्राम में लिखेंगे जब क्या लिखेंगे 1 अपॉन WA यानी कि विलायक का भार। m की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो डेल TF इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा KF WA अपॉन M WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1 अपॉन WA। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, हिमांक अवनमन का अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। और हमेशा अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी विलय के अणु भार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम अणुसंख्यक गुणधर्मों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म निकालेंगे। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों में हम विलय का अणुभार निकालेंगे, और अणुभार निकालने के लिए अपने पास क्या है, MB है। M का मतलब अणुभार और B का मतलब विलय, विलय का अणुभार MB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा KF डॉट WB अपॉन डेल TF अपॉन WA। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हिमांक अवनमन की सहायता से किसी विलय का, अवाष्पशील विलय का क्या निकाल सकते हैं, हम अणुभार मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो ये तो अपने पास कौन सा टॉपिक आया, हिमांक अवनमन। अब अपने पास लास्ट जो बचता है वो बचता है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब के लिए अपने पास लास्ट टॉपिक है, लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब में सबसे पहला और इजी पॉइंट, सबसे जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों में सबसे उत्तम अणुसंख्यक गुणधर्म जिसकी सहायता से हम विलय का क्या निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, तो वो कौन सा होता है, प्रासरण दाब होता है। तो इस बात को अपने को क्या करना है, याद रखना है। चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों में सबसे उत्तम अणुसंख्यक गुणधर्म प्रासरण दाब है, जिसकी सहायता से हम विलय का क्या निकालते हैं, अणुभार ज्ञात करते हैं। तो लास्ट टॉपिक अपने पास आता है प्रासरण। तो सबसे पहले तो प्रासरण की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद हम प्रासरण दाब की बात करेंगे। प्रासरण का मतलब क्या होता है, प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को प्रासरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं। तो ये अपने पास प्रासरण की डेफिनेशन आ गई। प्रासरण में सबसे खास बात याद रखना कि प्रासरण की क्रिया हमेशा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आया अपने पास, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली हम किसको कहते हैं, कि वह झिल्ली जिसके अंदर से विलायक के अणु क्या होते रहते हैं, पारगम्यित होते हैं, लेकिन विलय के अणु पारगम्यित नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली अपने पास दो तरीके से बनाई जा सकती है, यानी कि दो तरीके से होती है। एक तो हम कह सकते हैं कृत्रिम रूप से, और एक अपने पास क्या आ सकती है, प्राकृतिक रूप से आ सकती है। तो कृत्रिम रूप से तो किससे बनती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, K4FeCN6 से क्या बनाई जा सकती है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अपने पास है सेलुलोज से बनाई जा सकती है, सेलुलोज से।
यहाँ पर प्राकृतिक की बात करें तो जैसे हम लिख सकते हैं सूअर का ब्लैडर या सूअर का लीवर, जिसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली बना सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है कि जिसके अंदर से विलय के अणु, विलायक के अणु तो क्या होते हैं, पारगम्यित होते हैं, लेकिन विलय के अणु पारगम्यित नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। और प्रासरण की क्रिया जो है वो हमेशा कहाँ होती है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। तो ये तो अपने पास जो है वो है प्रासरण की क्रिया, यानी कि प्रासरण है क्या। अब अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है प्रासरण दाब, यानी कि हम प्रासरण दाब किसको कहेंगे। प्रासरण दाब जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रासरण दाब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह अतिरिक्त दाब, वह अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक देता है, वह अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे प्रासरण दाब कहते हैं, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे प्रासरण की क्रिया अपने पास कैसे हो रही थी, ये हमने क्या ली, एक पोर्ट ली है, इस पोर्ट में हमने यहाँ पर हमने क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। यहाँ पर हमने क्या लगाई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने पास इस साइड में हमने क्या ले लिया, विलायक ले लिया, यह अपना विलायक। और इस साइड में हमने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। प्रासरण की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके अंदर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि विलायक के अणु किस ओर प्रवाहित होते हैं, विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रासरण दाब की डेफिनेशन क्या लिखी हमने, वह अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक देता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो प्रासरण वो विलायक से विलयन की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर एक पिस्टन की सहायता से हम क्या लगा दें, इसके ऊपर दाब लगाएं, क्या लगाएं, दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं। और जो इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये जो विलायक के अणु है वो विलयन की ओर नहीं जा पाएंगे, यानी कि इसमें प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। इस अतिरिक्त जो दाब जो यहाँ पर हमने लगाया है उस दाब को हम क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। और प्रासरण दाब के मैथमेटिकल जो है वो सबसे ईजी है, यानी कि हमने पढ़ा है आदर्श गैस इक्वेशन पढ़ी है आपने, उसमें हम क्या लिखते हैं, PV = nRT। यहाँ पर P का मतलब क्या है, दाब है। और जब हम इसको पढ़ रहे हैं प्रासरण दाब में तो हम इसको क्या लिखेंगे, πV = RT, πV = nRT। और यहाँ पर पाई का मतलब क्या है, प्रासरण दाब है। तो पाई = हम आगे क्या से लिख सकते हैं, पाई = n/V RT। इस V को हमने यहाँ लिया है n/V RT। तो n/V हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। तो n/V लिख लिया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n/V = हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। C का मतलब यहाँ पर क्या है, सांद्रता है। और n का मतलब यहाँ पर क्या है, मोल है। और V का मतलब यहाँ पर क्या है, आयतन है। और सबसे पहले जब इस चैप्टर में हमने सांद्रता की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें क्या लिखा था, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता बराबर में हमने ये लिखा था, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। और आयतन को हमने किस में लिखा था, लीटर में लिखा था, इसलिए इसकी यूनिट भी हमने क्या लिखी थी, मोल लीटर इनवर्स लिखी थी। तो यहाँ पर n/V को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो पाई = क्या हो जाएगा, CRT। क्या हो जाएगा, CRT। तो ये अपने पास क्या आ गया है, अपने पास CRT हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इस C की जगह या n/V की जगह को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर n अपने पास क्या दिया गया है, मोल दिया गया है। और मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, भार बटे अणु भार, भार बटे
अणुभार गुणा 1/v, गुणा 1/v, यानी कि n का मतलब क्या है मोल, n का मतलब क्या है मोल, और मोल हम कैसे निकालते हैं भार बटे अणुभार से, यानी कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से, और भार का मतलब क्या है W है, और मोलिकुलर वेट का मतलब क्या है m है, और विलय के लिए हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम B लिख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा WB/mb मल्टीप्लाई 1/v आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम क्या रख सकते हैं पाई इक्वल्स टू WB/mb मल्टीप्लाई, यहाँ तो लिख दिया हमने RT, और RT के नीचे क्या लिख देते हैं हम V लिख लेते हैं। तो अपने पास एक नया फॉर्मूला आ गया प्रासरण दाब का, और मैं इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ मोलरता भी लिख सकता हूँ, कैपिटल M। मोलरता की परिभाषा क्या लिखी थी हमने, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है मोलरता। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू MRT, यहाँ पर M का मतलब क्या है मोलरता है, क्या है मोलरता है। तो ये अपने पास क्या आ गया है नया फॉर्मूला आ गया, अगर अपने को मोलरता दी गई हो तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर R क्या है गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 0.821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। तो यहाँ पर R की वैल्यू आ गई अपने पास, T का मतलब क्या है टेम्परेचर है, M का मतलब क्या है मोलरता है। तो इनमें से कौन से भी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए न्यूमेरिकल, और उस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं प्रासरण दाब के लिए। और अपने पास क्वेश्चन है 300 केल्विन टेम्परेचर पर 300 केल्विन टेम्परेचर पर 5% यूरिया, 5% यूरिया, यानी कि हम उसको किस में लिखा है WV में लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 5% WV यूरिया का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। अपने पास क्वेश्चन है 300 केल्विन ताप पर 5%, और वो भी कौन सा WV यूरिया का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्वेश्चन दिया है 300 केल्विन ताप पर यानी 300 केल्विन टेम्परेचर पर 5% WV यूरिया का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या दिया गया है 5% यूरिया दिया गया है। 5% यूरिया का मतलब क्या है 5 ग्राम यूरिया 95 ml वाटर में डिजोल्व है, वाटर में घुली हुई है, क्योंकि 5% का मतलब हमने किसकी बात कर रहे हैं 100 में बात कर रहे हैं, और हमने क्या लिखा W और V में लिखा है। तो W का मतलब तो क्या है ग्राम है, और V का मतलब क्या है अपने पास ml में हमने लिखा है। तो 5 ग्राम यूरिया 95 ml H2O में घुली हुई है। 5 ग्राम यूरिया है अपने पास क्या है विलय है, तो मैं सीधा कह सकता हूँ क्या है WB अपने पास दिया गया है। WB अपने पास कितना आ गया 5 ग्राम आ गया। नेक्स्ट अपने पास V आयतन जो है वो कितना आ गया 95 ml आ गया। उसके बाद अपने पास क्या है MB, M का मतलब क्या है अणुभार, और B का मतलब क्या है विलय का अणुभार, और विलय कौन है यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2C+O NH2, यानी कि नाइट्रोजन का अपने पास होता है 14 यानी कि 14, और 2 अपने पास नाइट्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल चार्ज क्या है अपने पास हाइड्रोजन है। इन सब को ऐड करेंगे तो 20 और 20 10 32 2 34, और ये उनको सबको ऐड करके अपने पास क्या आ जाएगा यूरिया का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। तो 28 तो ये हो गया अपने पास 28 + 12 + 20, टोटल अपने पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो MB की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 60 आ गई है। और अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं प्रासरण दाब निकाल रहे हैं। तो प्रासरण दाब इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास WB/MB × RT/V। सभी को सभी फॉर्मूले में पुट
कर दें, डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रखा है 5, एम बी बराबर कितना आ गया 16, आर का वैल्यू कितना है 0.821 अपॉन 95, वी की वैल्यू टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन मल्टीप्लाई 1000 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो V है वो किस में है, लीटर में है, किस में है, लीटर में है, जबकि अपने को जो V दिया गया वो किस में दिया गया है, ml में दिया गया है, और ml को जब हमने किस में चेंज कर रहे हैं, लीटर में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करेगा 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रासरण दाब P आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो अपना ये चैप्टर तो क्या रह गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ टॉपिक जैसे आगे हम समप्रासरी, अतिप्रासरी, विलयन पढ़ते हैं, काफ़ी नॉर्मल टॉपिक हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और एग्ज़ाम के आसपास हम इन चैप्टरों की किसकी बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू यानी कि धन्यवाद।